व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज मैंने आप लोगों को हाफ एयरलीज के लिए बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 1 to 7 का वन शॉट अपलोड करके दिया था। इसी तरीके से आज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं माइक्रो का चैप्टर नंबर 1 to 6 का वन शॉट फॉर योर हाफ एयरली प्रेपरेशंस। ये क्विक रिवीजन वन शॉट है। जिस भी कॉन्सेप्ट में अटक जाओ उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको डिटेल्ड लेक्चर देखना पड़ेगा। तो पहले डिटेल्ड लेक्चर देखना। ये आपके हाफ ईयरलीज के लिए प्रॉपर वन शॉट है रिवीजन के लिए। एंड इन केस मैंने कोई चैप्टर अभी नया वीडियो नहीं डाला तो आप लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट से अपने हाफ ईयरलीज दे दो एक बार, ठीक है। बाकी हम पोर्शन तो कर ही रहे हैं। ऑलराइट, चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं माइक्रो का चैप्टर नंबर 1 to 6 फुल रिवीजन वन शॉट। लेट्स बिगिन। आओ भाई, आओ जी भाई और बहनों, शुरू किया जाए। लो जी, चैप्टर नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। बड़े अच्छे तरीके से रिवीजन करना। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं साथ साथ लगवाता रहूंगा, मार्क कराता रहूंगा, उसको मार्क भी करते चलना साथ साथ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन। लो जी, जल्दी जल्दी से मेरे साथ साथ बोलेंगे बेटा। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ। इसका मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो बिजनेस हो रहा है, चाहे वो रिसोर्सेज आ रहे हैं, चाहे हमारे आसपास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी चीजें हो रही हैं, इन सबका सम टोटल कर दूं तो इंडियन इकोनॉमी बन जाती है। तो इकोनॉमी क्या है? इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क, यानी काम करने का माध्यम, एंड अर्न अ लिविंग। बढ़िया। इकोनॉमी में बच्चों 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन, दूसरा, तीसरा इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन इज डन बाय फर्म्स, कंजम्पशन इज डन बाय कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टमेंट इज डन बाय फर्म्स एंड गवर्नमेंट। वो दोनों मिलजुल के करती हैं। कंज्यूमर जो है वो भी इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन कंज्यूमर की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मेनली उसकी हाउस वगैरह पे होती है, उसको हम रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। वो बिजनेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बिजनेस के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है वो कि अगर सामने वाला घर बनाएगा तो घर बनाने के लिए उसको सीमेंट भी चाहिए, रेता भी चाहिए, तो वो बिजनेस को हेल्प करता है प्रमोट करने में। और मेन जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फर्म करेगी कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? मशीनें, ठीक है। मुझे पढ़ाना है तो लैपटॉप लेना पड़ेगा, आईपैड लेना पड़ेगा, बोर्ड खरीदना पड़ेगा। ये कैपिटल गुड्स है मेरे लिए, जो मुझे हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन करने में, ठीक है। तो और गवर्नमेंट किस पे करती है इन्वेस्टमेंट? रोड पे, ब्रिजेस पे, डैम्स पे, बड़े बड़े हाईवेज पे, ये सब गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट है। तो 3 मेन चीजें जिससे इकोनॉमी चलती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया बेटा। अब इकोनॉमी में हमारे पास देखने को मिलती है हमको क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है बेटा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पढ़ने से पहले मेन प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे का? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी को अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो क्या बोल दूंगा किसी भी चीज की? ये इधर ही आएगा ना कमी में, या उधर आएगा? चलो जिधर भी आएगा, तुम समझ गए ना मेरी बात को, है ना। भावनाओं को समझो, शब्दों पे मत जाओ। लो जी, ऐसे लिख देते हैं, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो हमको क्या देखने को मिलेगा? स्कैरसिटी देखने को मिलेगा बेटा। जैसे लैंड है, जमीन है, क्या हमारे देश में भाई 150 करोड़ लोग हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं, हम दो हमारे गिन लो, है ना। भाई पूरी तेजी से चल रहा है काम, राइट। तो डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई, सप्लाई तो उतनी है ना भाई। लैंड तो अब तुम 1 इंची भी उधर जाओ, चाइना वाले खड़े गोली लेके, इधर ना जाना, उधर जाओगे दूसरा बॉर्डर। भाई हम, हमारे पास जमीन तो उतनी है लेकिन डिमांड हर दिन बढ़ रही है, तो लैंड की कमी रहेगी, है ना। तो हमें अपने अपने हिसाब से, भाई जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा जमीन ले लेगा, जिसके पास कम पैसा वो कम ले लेगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे बेचारे को हाईवे पे भी सोना पड़ रहा है, फिर उसके ऊपर सलमान भाई गाड़ी चढ़ा देते हैं, हाँ या ना। भाई तो वैसे एग्जाम्पल है, ये फेमस हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वैसे भी जो लोग हाईवेज पे सो रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ उनके साथ हो ही रहा है बेचारों के साथ। तो डिमांड जब भी ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो किस प्रॉब्लम को जन्म देगा? स्कैरसिटी, ठीक है। तो स्कैरसिटी क्या होता है? द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड, ठीक है। अब इकोनॉमी में क्या होता है? इकोनॉमी में भी यही है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड। लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसी हैं? ह्यूमन वांट्स हैं अनलिमिटेड। अब फिर हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, आप सबके पास पैसा लिमिटेड है,
लेकिन ख्वाहिशें अनलिमिटेड हैं। तो आप सब अपने अपने पैसे के हिसाब से अपने ख्वाहिशें पूरे करने की कोशिश करते हो। भाई किसी को जन्मदिन पे 1000 मिल रहे, वो 1000 में बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। किसी को 5000 मिल रहे, वो 5 में करेगा। किसी को 10,000 मिल रहे, वो 10 में करेगा। क्या सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? चॉइस। आपको चूज करना पड़ेगा भाई, जितना आपको पैसा मिल रहा है उस हिसाब से आपको अपने मीन सेलेक्ट करने हैं। 1000 वाला वैसे रेस्टोरेंट में जाके पार्टी करेगा, 5000 वाला वैसे में, 10,000 वाला अपने तरीके वाले रेस्टोरेंट में, है ना। तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसमें आप क्या ढूंढ रहे हो? सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हो। भाई हर इंसान सेटिस्फाई होना चाहता है, खुश होना चाहता है, जितना पैसा है उसके पास। सेटिस्फैक्शन किस चीज का? आउट ऑफ हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है बच्चों की आप अपने पैसे को अलग अलग जगह यूज कर सकते हो, है ना। अब 1000 रुपए आपको अगर बर्थडे के लिए मिले, आप शूज ले लो, कपड़े ले लो, पार्टी कर लो, सेविंग कर लो, बहुत सारे ऑप्शन है ना उस 1000 रुपए में। आप कुछ ना कुछ सेलेक्ट करोगे उसमें से, राइट। अब रीजंस क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? सबसे पहला स्कैरसिटी, दूसरा इंसान के अनलिमिटेड, और तीसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं, एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या? तो हम बोलेंगे ये क्या है? सोशल साइंस है, जिसमें हमको क्या पढ़ाया जाता है कि एक सोसाइटी कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करता है, जिसके कैसे यूजेस हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, जिससे वो क्या बनाएंगे? गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। देखो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, दूसरा चैप्टर ही क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर कैसे मिनिमम इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहा है, यही पढ़ा। फिर हमने पढ़ा डिमांड। डिमांड क्या है? कैसे इंसान प्राइस से रिलेट करके गुड्स को कम या ज्यादा खरीद रहा है, या इनकम से रिलेट करके कम या ज्यादा खरीद रहा है। उसके बाद हमने इलास्टिसिटी पढ़ा, उसमें भी यही था। फिर हमने पढ़ा प्रोडक्शन, कैसे एक प्रोड्यूसर अपने इनपुट के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहा है ना। फिर हमने पढ़ा कॉस्ट, कि कैसे अलग अलग कॉस्ट इंपैक्ट करती है एक प्रोड्यूसर को। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कंजम्पशन की बात हो रही है पूरी इको में, कि एक सोसाइटी कैसे गुड्स और सर्विसेज बनाएगा ताकि वो हर अल्टीमेटली सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सेटिस्फाई कर सके। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है दो प्रकार की इकोनॉमिक्स। ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर से, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव में हम क्या बोलेंगे बेटा? पॉजिटिव में बोलेंगे व्हाट इज, क्या हो रहा है, उसको क्या बोलूंगा? कौन सी इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव। नॉर्मेटिव में क्या बोलूंगा? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, है ना। आपकी जेब में कितना पैसा है, ये पॉजिटिव है। कितने होने चाहिए, ये नॉर्मेटिव है। एक फैक्ट है, एक ओपिनियन है कि ये चीज होनी चाहिए। एक को वेरीफाई कर सकते हैं, एक को वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि भविष्य की बात करेगा कि इतना होना चाहिए। एक के अंदर किसी प्रकार का वैल्यू जजमेंट नहीं है, और एक के अंदर वैल्यू जजमेंट होंगे। ठीक है ना बेटा। तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव में हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव में क्या है? इट स्टडीज व्हाट? फैक्ट्स। इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व्ड। और नॉर्मेटिव क्या है? व्हाट ought to be, कि क्या होना चाहिए एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व, है ना। जैसे हमने बोला कि इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, भाई है तो है ना, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। और हम क्या बोलते हैं? द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन शुड बी सॉल्व्ड, नॉर्मेटिव, कि क्या होना चाहिए, है ना। अब मैंने बोला मेरे 100 में से 100 नंबर आए, पॉजिटिव। मेरे 100 में 100 आने चाहिए, नॉर्मेटिव, है ना। तो जो हो रहा है, जो फैक्ट है वो पॉजिटिव, जो होना चाहिए वो नॉर्मेटिव। वेरी गुड। इसके बाद बेटा ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव हमने देख ही लिया। देन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक, दो ब्रांच होती हैं हमारे पास, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो में आई स्टैंड फॉर व्हाट? इंडिविजुअल। मैक्रो में ए स्टैंड फॉर व्हाट? एग्रीगेट्स। इंडिविजुअल का मतलब होता है बेटा एक यूनिट की स्टडी करना, एग्रीगेट का मतलब होता है सभी को जोड़ के बड़े यूनिट की स्टडी करना। तो इंडिविजुअल और एग्रीगेट की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो और मैक्रो की बात करते हैं। माइक्रो कहां से आया? ग्रीक वर्ड माइक्रोज, MIKROS। मैक्रो कहां से आया? ग्रीक वर्ड मैक्रोज। माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज। ठीक है। माइक्रो इंडिविजुअल की स्टडी करता है, मैक्रो एग्रीगेट की स्टडी करता है। माइक्रो का दूसरा नाम प्राइस थियरी। क्या नाम होता है? प्राइस थियरी। मैक्रो का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। ठीक है। माइक्रो का दूसरा नाम, माइक्रो का प्राइस थियरी, मैक्रो का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। माइक्रो के टूल्स डिमांड एंड सप्लाई,
ठीक है। मैक्रो के टूल्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। माइक्रो के एग्जांपल्स, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, और मैक्रो के नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये है। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा तो माइक्रो कहां से आया? ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मींस स्मॉल। मैक्रो कहां से आया? ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मींस लार्ज। माइक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल्स। मैक्रो में किसकी स्टडी करते हैं? एग्रीगेट्स। माइक्रो के टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो के टूल्स, माइक्रो का दूसरा नाम प्राइस थियरी, और मैक्रो का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी। माइक्रो के एग्जांपल्स, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और मैक्रो के, बहुत बढ़िया। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। पहला इंपॉर्टेंट सवाल पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दूसरा, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कितनी होती हैं? 3 है। क्या बनाऊं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं, कैसे बनाऊं, और किसके लिए बनाऊं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें है क्या और कितना। ठीक है, कि क्या चीज बनाऊं और कितनी क्वांटिटी में बनाऊं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, या रॉ मटेरियल लिमिटेड है, तो उस रॉ मटेरियल से क्या बनाऊं और कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। दूसरा, कौन सी टेक्निक यूज करके बनाऊं। 2 टेक्निक होती है बेटा, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा, मशीनें कम। कैपिटल इंटेंसिव में मशीन ज्यादा, लेबर कम। तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करो। जितने डेवलप्ड नेशंस होते हैं वो इसको यूज करते हैं, जितने डेवलपिंग है भारत जैसे देश, वो ज्यादा क्या यूज करते हैं? लेबर इंटेंसिव, क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि हम मशीनें नहीं यूज करते, लेकिन ज्यादा लेबर यूज होती है। ठीक है, अच्छा। और तीसरा क्या है? किसके लिए बनाए, कौन से सेक्शन के लिए बनाए, रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए, मिडिल क्लास के लिए बनाए, बच्चों के लिए बनाए, बुजुर्गों के लिए बनाए, जैसा आपका मार्केट है वैसा आप बनाओ। ठीक है ना, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं? खाली ये मत लिखाना नेक्स्ट बेस्ट। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर। आपको कोई भी 3 ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपने उसमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। जो भी अगला बेस्ट आपने छोड़ दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, जो भी अगला बेस्ट आपने छोड़ दिया वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि 3 नौकरी आपको दिख रही है, एक 40 की, एक 30 की, एक 35 की, कौन से चुनोगे? ऑफ कोर्स 40 की। 40 ना लेते तो अगला बेस्ट कौन सा था? 35। तो 40 की जॉब चुनी तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 35। ठीक हो गया बेटा, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अब सपोज मैंने बोला कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। आप इन तीनों में से किसी से भी सामान खरीद सकते थे। सबसे बढ़िया ये है, इससे बेकार अगला है, इससे बेकार अगला है, आपने इसको चूज करा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बी। सिंपल। ठीक है, एमओसी बताओ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जल्दी जल्दी से। ये बोलते हैं बेटा कि कितना सेक्रीफाइस करा, कितना गेन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये बेसिकली जो एमओसी है, ये एक छोटे से और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में चलता है, जिसका नाम क्या है हमारे पास? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 100% इस पे सवाल आएगा, 100% इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा 100%। इसके दूसरे नाम कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ? पीपीसी और पीपीएफ और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। 5 नाम से जाना जाता है, पीपीसी, पीपीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। ठीक है बच्चों, अच्छा। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, नाम में ही देखो। सबसे पहले किसके बारे में बताएगा? प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज। ठीक है, और उसको हम किस पे दिखाएंगे? एक कर्व पे दिखाएंगे। तो बेसिकली जब हम एक कर्व बनाते हैं बेटा, तो क्या हम एक कर्व ऐसे बनाते हैं जिसमें 2 एक्सिस होती हैं? कौन कौन सी एक्सिस? एक एक्स और एक वाई। मैंने बोला मैं एक कमोडिटी इधर बना दूंगा, एक कमोडिटी इधर बना दूंगा, तो कितनी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर सकता हूं? 2। भाई एक्सेस तो 2 ही है ना मेरे पास। मैंने बोला मैं किसान हूं, मेरे पास ये जमीन है, और मेरा मन है कि मैं इस पे वीट ग्रो करूं या राइस ग्रो करूं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? कि सब पे वीट लगा दो, पूरी जमीन पे क्या लगा दो? वीट। तो मैं बोलूंगा सारा वीट लगा दिया, राइस क्या हो गया? 0। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? सब पे क्या लगा दो?
राइस। अब मैंने बोला सब पे राइस लगा दिया, वीट क्या हो गया 0। या फिर क्या करूं, इस जमीन पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना लूं भाई, 50% वीट लगा दिया, 50% राइस। ऐसे क्या बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 40 पे वीट, 60 पे राइस, 30 पे वीट, 70 पे राइस। क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? तो एक ऐसा कर्व बेटा जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताएगा दो गुड्स के, जिसपे आपने अपने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए, उसको क्या बोलेंगे हम, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है ना बच्चों? अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से समझना। आपके पास ये जमीन है, ये जमीन है, इस पे आपने आधी जमीन पे वीट लगाया हुआ है, आधी जमीन पे क्या लगाया हुआ है, राइस। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी तो 50-50% था, 50-50% था। अब आप वीट बढ़ा के 60 करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि 60% पे क्या लगाऊं, वीट। तो मुझे बताओ, अगर वीट में हल्का सा इधर बढ़ा दूं, 50 से 60 कर दूं, तो ये 60 हो गया, तो क्या कम हुआ, राइस कितना हो गया, 40। ऑटोमेटिकली आपको एक बात समझ में आ रही है कि एक बढ़ाऊंगा तो दूसरा कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास कैसे हैं, लिमिटेड है। तो एक बढ़ाया तो कितना कम करा, इसी को एमओसी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एमओसी। एमओसी क्या था, कितना सेक्रीफाइस करा उससे कितना गेन हुआ। बात समझे? इसी को एमओसी बोलते हैं। अब जो कर्व बन के आएगा ना बच्चों, वो कर्व ऐसा बन के आएगा, हमने पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें, ये कर्व हमेशा कैसा होगा, डाउनवर्ड। इसका शेप कैसा होगा, कॉनकेव। इसका शेप कैसा होगा, कॉनकेव। एंड दिस कर्व कैन शिफ्ट ईदर राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। जरा इसका रिवीजन जब हम करते हैं, अब मुझे जल्दी से सोच के बताना। ये हमने कुछ कॉम्बिनेशंस बना दिए, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई। इसका मतलब क्या ये सब वो अलग अलग कॉम्बिनेशन है? सपोज सी पे वो बनाता है 50% राइस 50% वीट, ऐसे ही फिर बी पे एक ज्यादा एक कम, ए पे एक जीरो एक सारा, इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन बने ना। क्या सारे कॉम्बिनेशंस पे सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड है भाई? ए बी सी डी ई सब पे रिसोर्सेज कैसे हैं, फुल्ली यूटिलाइज्ड है ना। तो ध्यान रखना, पीपीसी पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो ई हो, ये क्या शो करते हैं बेटा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। शाबाश। अगर कोई पॉइंट अंदर होगा, लेट सपोज एफ, ये क्या शो करता है, अंडर यूटिलाइजेशन, कि हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है। और अगर कोई पॉइंट बाहर है, यहाँ पे जी, अनअटेनेबल, इस तक हम पहुंच नहीं सकते, इस पे हम नहीं पहुंच सकते। ठीक है, जो पीपीसी पे आएंगे वो फुल यूटिलाइजेशन, जो अंदर है वो अंडर यूटिलाइजेशन, जो बाहर है वो अनअटेनेबल, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अब मैं किसान हूं बेटा, अगर मैं अपनी जमीन के बराबर वाली जमीन भी खरीद लूं, पहले मेरी लैंड ये थी L1, अब मैंने इसके बराबर वाली भी खरीद ली L2, अब ये पूरा L1 हो गया। अब बताओ क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? क्योंकि रिसोर्स ज्यादा हो गए, एक की जगह दो जमीनें हो गई, तो फिर ये पीपीसी यहां से बढ़ के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये राइट में कब शिफ्ट होता है, जब रिसोर्सेज बढ़ जाएं। और अगर मैं अपनी आधी जमीन बेच दूं तो फिर ये लेफ्ट में आ जाएगा, फिर ये अंदर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर पीपीसी अंदर आ रहा है इसका मतलब रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, और अगर पीपीसी बाहर जा रहा है रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि एक उत्तराखंड में, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ तो लाइव एग्जांपल बना देते हैं, कि उत्तराखंड में एक बहुत ज्यादा फ्लड्स आए जिससे 500 फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई। इसका पीपीसी पे क्या इंपैक्ट आएगा, सोच के बताओ। बहुत ज्यादा फ्लड्स आए जिससे 500 फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन पीपीसी? तो हम बोलेंगे भाई फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई, इसका मतलब उनमें प्रोडक्शन होता, वो रिसोर्सेज ही खत्म हो गए, रिसोर्स खत्म हो गए तो कम हो गए रिसोर्स, तो पीपीसी विल शिफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्टवर्ड आ जाएगा। ठीक है, और वहीं मैं बोलूं कि सरकार ने अपनी स्कीम बनाई, कोई स्कीम निकाली, जिस स्कीम के अंडर बिहार के अंदर 500 फैक्ट्री सेटअप करने का प्रयोजन है, 500 फैक्ट्री सेटअप करेगी गवर्नमेंट, उससे क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, वहीं पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये बोलूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि हम अपने देश के अंदर 4 आईआईटीज बनाएंगे, उसका पीपीसी पे क्या इंपैक्ट आएगा?
हम अपने देश के अंदर, सरकार ने बोला 4 IIT बनाएंगे, इससे क्या होगा? राइट वर्ड जाएगा या लेफ्ट वर्ड जाएगा या कुछ और होगा? अब ये ध्यान से समझना बच्चों, प्लीज बड़े ध्यान से समझना, इसमें राइट वर्ड नहीं जाएगा, इसमें राइट वर्ड नहीं जाएगा। अगर वहां पे राइट वर्ड लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई देखो एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे सपोज पहले 20 करोड़ बच्चे हैं, ठीक है, अगर सरकार IIT लगा देगी या IIT बना देगी तो क्या 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे? बच्चे तो उतने ही रहेंगे भाई, 20 करोड़ से तो 20 करोड़ ही रहेंगे ना पढ़ने वाले बच्चे, जो 12वीं के बाद जाएंगे IIT में जाएंगे, तो उससे रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ने वाले। लेकिन पहले जो उनका लेवल ऑफ एजुकेशन था वो हल्का था, अभी IIT में पढ़ेंगे तो लेवल ऑफ एजुकेशन बेटर होगा, तो क्या हमारे रिसोर्सेज ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे? ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे या नहीं होंगे? तो हम बोलेंगे कि IIT अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करता है तो हमारा पहले PPC में कोई पॉइंट F होगा जहां पे हम ऑपरेट कर रहे होंगे, हम कहीं यहां पे ऑपरेट कर रहे होंगे, यानी मेरे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं थे। अब जब हम IITs लगा देंगे तो क्या वही रिसोर्स ज्यादा काम करेगा, उसका यूटिलाइजेशन बेटर होगा या नहीं होगा? तो हम बोलेंगे कोई पॉइंट अंदर से कहां शिफ्ट होगा, बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें रिसोर्स बढ़ नहीं रहा, वही रिसोर्स बेटर वे में काम करेगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि कोई पॉइंट अंदर था, अब हम उसमें बाहर आ जाएंगे। ये ध्यान रखना, रिसोर्स बढ़ेगा तो राइट में जाएगा, घटेगा तो लेफ्ट में जाएगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ, कोई ट्रेनिंग बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है, तो वहां पे क्या होगा, अंदर से बाहर आएगा। ठीक है, मैंने एक दिन आपको 30-40 सवाल लिखवाए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें PPC वाले ऐसे कई सारे क्वेश्चंस लिखवाए थे मैंने, उस दिन 2-3 बच्चे ही आए थे। वो क्वेश्चंस मेरे को, वो जैन साहब के पास है वो क्वेश्चंस, उनसे ले लेना। तान्या जी आपके पास भी है ना वो सवाल? इनके पास भी हैं, तो इनसे ले लेना गर्ल्स। ठीक है, आप मुझे शेयर कर देना सान्या जी, मैं ग्रुप में डाल, या आप ही ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में तो आप भी हो, याद से डाल देना बस। ठीक है बेटा, ओके जी, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट PPC बेटा, सही है। अब PPC के अंदर एक छोटी सी बात, वाई इज PPC डाउनवर्ड? PPC डाउनवर्ड क्यों होता है बेटा? बिकॉज ऑफ कैसी रिलेशनशिप? इनवर्स। पूरी इको में याद रखो, कोई भी कर्व डाउनवर्ड है तो इनवर्स रिलेशनशिप लिखना है, डाउनवर्ड है तो कैसा रिलेशनशिप? इनवर्स। कॉनकेव क्यों है, जल्दी से बताओ, कॉनकेव क्यों है? वाई इज PPC कॉनकेव? MOC इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा? सोच के बताना, डिक्रीजिंग। MOC कैसा है? डिक्रीजिंग है। ठीक है, ओके, पक्का, चले आगे। इंक्रीजिंग आएगा, आर यू श्योर? सोच लो, अभी भी मौका है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग आएगा पक्का। डिक्रीजिंग कहां पड़ा था? डिक्रीजिंग पड़ा था इंडिफरेंस कर्व में, MRS में। ठीक है, यहां पे डिक्रीजिंग नहीं आता, यहां पे क्या आता है? इंक्रीजिंग MOC। ठीक है, आओ जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जल्दी से बताओ क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऐसा कर्व जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे, ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, देखो ऐसी टेबल बना देंगे, ऐसी टेबल बना देंगे कि भाई हमेशा पहले ये बना देना 0 1 2 3 4 5 6, 5 तक भी बना सकते हो, फिर इसका सम कर देना, इसका सम करके यहां तक इन सबको जोड़ोगे तो यहां सबसे ऊपर लिख देना 21। ठीक है, फिर 21 माइनस 1 20, 20 माइनस 2 18, ऐसे करते जाना, आपकी पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। बस ध्यान रखना ये 0 से शुरू होगा और लास्ट वाले में 1 0 होगा, क्योंकि वो है ना कि पूरी जमीन पे एक बार पूरा राइस और एक बार पूरा वीट, इस तरीके से है। आप यहाँ पे वीट और राइस भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा कभी आपने सोचा कि बहुत सारी किताबों में ये टेबल बना हुआ है तो गन्स और बटर लिखता है, गन और बटर क्या गुड्स हुए भाई? ब्रेड बटर लिख ले, बटर बना रहा है और गन बना रहा है, ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों? किताबों में कई जगह गन्स और बटर लिखा होगा, ब्रेड बटर लिख ले, एप्पल बनाना लिख ले। बताओ, देखो एक्चुअल में क्या कारण था इसका, जब ये कॉन्सेप्ट आया ना बेटा, तब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जब PPC का कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पे क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर। तो उस टाइम पे जो इकोनॉमीज बनाती थी वो या तो बहुत ही नेसेसिटी बनाती थी, अब नेसेसिटी के नाम पे ब्रेड बटर ही होता था,
और या फिर वॉर गुड्स बनाती थी। वॉर गुड्स मतलब गन्स और ये सब बनाती थी। तो इसलिए इसने बोला कि हमारे लिए एक गुड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, गन, और दूसरा क्या है, बटर। इसलिए ऐसे लिखा। आप एग्जाम में व्हीट राइस भी लिखोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी। चलो भाई, पीपीसी के बारे में बेटा देखो, ये सब हमने आपको बता दिया। ठीक है, पीपीसी में कौन सा कॉम्बिनेशन अनअटेनेबल, कौन सा इंटरनल, वो सब हमने देख लिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है बेटा कि आपने जो भी चीज सेलेक्ट करी है उसके बदले में कौन सी एक चीज छोड़ी है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, पीपीसी का रोटेशन देख लो बेटा। अगर एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो एक तरफ से रोटेट करेगा, बढ़ेगा तो इधर चला जाएगा, घटेगा तो इधर चला जाएगा। ऐसे ये करेगा तो इधर। अगर एक की तरफ से हो तो उसको रोटेशन बोलते हैं, दोनों से हो तो उसको शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है जी, बस दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। अब आ जाओ जी फटाफट चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट से, यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ, एक इंसान की नीड को सेटिस्फाई करने की पावर हमेशा किसी ना किसी चीज में होती है। जैसे आज का रिवीजन, ये आपको अच्छा एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प करेगा, तो ये इसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर है। ठीक है, चलो भाई फटाफट से, यूटिलिटी जो हो गया ये हमने पढ़ लिया। यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कोई तरीका है क्या? दो अप्रोच है। कौन कौन सी दो अप्रोच है? कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या बोलता है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ऑर्डिनल बोलता है मेजर नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो इसके लिए इमेजिनरी यूनिट बनाया जिसका नाम क्या रखा, यूटिल्स। नहीं कर सकते तो इसमें हम क्या बोलेंगे, रैंकिंग कर सकते हैं बेटा। ठीक है या नहीं है? हाँ बेटा जी, 35,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 30 आएगी अगर आप 35 सेलेक्ट करोगे। ठीक है जी, परफेक्ट। चलो इसके बाद बताओ बेटा, तीन प्रकार की यूटिलिटी, टीयू, एमयू और एयू। जल्दी बताओ, टीयू, एमयू, एयू में क्या फर्क होता है? टीयू इज टोटल सेटिस्फैक्शन, एयू इज एवरेज, एमयू इज एडिशनल। जितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिला है ना, टीयू का फॉर्मूला होता है सिग्मा एमयू, एयू टीयू डिवाइडेड बाय क्यू, और एमयू डेल्टा टीयू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ये भी आपको याद रखने हैं, फॉर्मूलाज एग्जाम में आ सकता है। जैसे मैंने बोला कि हमने सबसे पहले एक यूनिट कंज्यूम करी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। ठीक है, जो पहली यूनिट से सेटिस्फैक्शन आया वो 10 यूनिट्स का आया या 10 यूटिल्स का आया। अगली में कितना आया? 8। अगली में कितना आया? 6। अगली में 4। अगली में 2। ठीक है, ऐसे हो गया। अब जोड़ते चलो, पहली में 10 था तो टोटल भी कितना हुआ? 10। दूसरी में 8 आया तो टोटल 18। फिर 6 आया तो टोटल 24। फिर 4 आया तो, फिर 2 आया तो 30। ये हो गया बच्चों टीयू, और ये पहले वाला क्या हो गया? एमयू। ठीक है, और अगर इसका पर यूनिट निकालना हो तो क्या आएगा? एयू। 10/1 10, 18/2 9, 24/3 8, 28/4 7, 30/5, ये एयू। ठीक है, तो जितना एडिशनल है, देखो पहले 10 फिर 18, तो एडिशनल कितना हुआ? 8। ये एमयू है। 18 से 24 कितना एडिशनल हुआ? 6। ये एमयू है। ठीक है, तो वो कैसे भी पूछ सकता है आपसे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टीयू, एयू और एमयू। अब आया लॉ ऑफ डीएमयू। जल्दी से बताओ, लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता था? As we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on. जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, प्रोडक्शन नहीं कंजम्पशन बढ़ाओगे, क्योंकि आप एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहे हो, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ? डीएमयू। इसके कुछ एजम्पशंस हैं। क्या क्या एज्यूम करके चलना है कि यूटिलिटी को सबसे पहले आप मेजर कर सकते हो, कार्डिनल मेजरमेंट। मनी की टर्म्स में भी कर सकते हो, मॉनिटरी मेजरमेंट। कंजम्पशन हमेशा कैसा होना चाहिए? रीजनेबल। कंजम्पशन कैसा होना चाहिए? एक साथ, एक के बाद एक, क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रेशनल। यूटिलिटी कैसी होनी चाहिए? हर यूनिट का अलग सेटिस्फैक्शन, एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे गोलगप्पे खाते हो, पानी पूरी, गोलगप्पे कैसे लगेंगे डिपेंड करता है पानी कैसा है। पानी बढ़िया होगा तो बढ़िया लगेंगे, पानी बढ़िया नहीं होगा तो बढ़िया नहीं लगेंगे। तो उसकी यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट हो गई किसके ऊपर? पानी के ऊपर, है ना। फिर वो बाद में भैया पानी से भर देना थोड़ा सा,
राइट चलो अच्छा, MU ऑफ मनी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। इनकम और प्राइसेस भी कैसे रखने हैं? फिक्स्ड। और गुड्स के बारे में नॉलेज कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट। कोई भी 6 assumptions याद रख लो, दैट इज इट। ओके, अब आया बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये एग्जाम में पक्का आएगा, साउदर्न इंडिया सवाल, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जल्दी से बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट रेफर्स टू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद and he has no tendency to change his way of existing expenditure। ठीक है, ये कार्डिनल से पढ़ रहे हैं अभी हम, सही है? तो कार्डिनल में इसको हम मार्शल अप्रोच भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा? व्हेन MUX किसके बराबर होगा? PX के। अगर वो कितनी कॉमोडिटी खरीदता है? 1 कॉमोडिटी। तो ये अप्रोच याद रखनी है, 1 कॉमोडिटी अप्रोच होगा तो MUX किसके बराबर होना चाहिए? PX के। यानी जितना पैसा दिया उसके बराबर सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर MUX ग्रेटर देन PX होगा तो क्या होगा? इसका मतलब सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है और प्राइस कम है, यानी कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो क्या करेगा? कंजम्पशन बढ़ाएगा। तो हम बोलेंगे इस केस में कंजम्पशन बढ़ाएगा। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएगा तो सेटिस्फैक्शन क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और कब तक करेगा? जब तक बराबर नहीं आ जाते, ठीक है ना? और अगर इसका उल्टा दे दे, MUX इज लेस देन PX, इसका मतलब उसको महंगा लग रहा है, प्राइस ज्यादा लग रहा है, तो क्या करेगा? कंजम्पशन को कम करेगा, उससे उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा। और कब तक चलेगा ये सब? जब तक बराबर नहीं हो जाता, ठीक है ना बेटा? 1 कॉमोडिटी में ये चलता है। 2 कॉमोडिटी में क्या पढ़ा था इसमें, जल्दी से बताओ। 2 कॉमोडिटी में क्या इक्वेशन होती थी? MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। MUX अपॉन PX किसके बराबर होना चाहिए? इसका मतलब अगर वो 2 कॉमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है तो दोनों में मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बराबर होना चाहिए, यानी कि एक में ज्यादा एक में कम, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर ये हो जाए, इसका मतलब किस में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है? X में। तो किसका कंजम्पशन बढ़ाएगा? कंजम्पशन ऑफ X बढ़ा देगा। इससे सेटिस्फैक्शन ऑफ X क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। और कब तक चलेगा? जब तक ये बराबर नहीं हो जाता, ठीक है? और इसमें दोनों लिख के आना है कि कंजम्पशन ऑफ X बढ़ेगा, कंजम्पशन ऑफ Y घटेगा, ठीक है? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक बढ़ाएगा तो दूसरा कम करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो जाए MUX अपॉन PX इज लेस देन MUY अपॉन PY, इस बार ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसमें? Y में। तो इस बार किसका कंजम्पशन बढ़ाएगा? Y का, जिससे Y का सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। ये समझो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सिंगल कॉमोडिटी, 2 कॉमोडिटी, ये किसकी अप्रोच है? मार्शल या फिर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इससे 6 सवाल बनते हैं। पहला बेसिक इक्वेशन क्या है? ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, 3 सवाल हो गए। ऐसे ही इसमें बेसिक क्या है? ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 6 क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है बेटा, ठीक है जी? ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमारी कंडीशंस हो गई, सिंगल कॉमोडिटी और 2 कॉमोडिटी। चलो जल्दी से मोनोटोनिक प्रेफरेंस बताओ क्या होता था? मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये बोलता था कि एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा बड़ा वाला बंडल खरीदेगा, क्योंकि उससे उसको क्या मिलता है? एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है। याद करो, हमने हाइड एंड सीक का एग्जांपल लिया था कि 2 बिस्किट का पैकेट है, सेम हाइड एंड सीक, एक नॉर्मल पैकेट है और एक पे लिखा है 25% एक्स्ट्रा। तो कंज्यूमर हमेशा कौन सा लेगा? 25% एक्स्ट्रा, क्योंकि इट विल गिव हिम मोर सेटिस्फैक्शन। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा बड़ा बंडल बाय करेगा, ठीक है? अब यहां से ऑर्डिनल अप्रोच शुरू होगी बेटा। ऑर्डिनल में सबसे पहले क्या आता है? इंडिफरेंस कर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में आएगा, 100% पेपर में आएगा। इस चैप्टर से 3 सवाल मेन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच और इंडिफरेंस कर्व। ये 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाओ, पक्का पेपर में आएंगे ये, ठीक है? अब इंडिफरेंस कर्व बताओ बेटा, नाम ही क्या है? इंडिफरेंस कर्व। एक ऐसा कर्व जो आपको वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताएगा जिसपे कंज्यूमर को क्या मिलता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जिसपे कंज्यूमर को क्या मिलेगा?
It refers to the graphical representation of various alternative combination of two goods among which the consumer is indifferent. Indifferent का मतलब उसको क्या मिलेगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा. इसके दूसरे नाम याद रखना, एग्जाम में कई बार देता है. व्हाट डू यू मीन बाय आइसो यूटिलिटी कर्व? बच्चा सोच रहा है ये क्या आ गया आइसो यूटिलिटी. है वही आइसो यूटिलिटी. आइसो यूटिलिटी का मतलब इंडिफरेंस कर्व. इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व बोलेगा तब भी इसका मतलब यही है, लेकिन आइसो यूटिलिटी याद रखना. याद रहेगा आइसो यूटिलिटी क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. अब इंडिफरेंस कर्व जब हम बनाते हैं बेटा जी, तो इंडिफरेंस कर्व कैसा आएगा बनके, जल्दी से बताओ. इंडिफरेंस कर्व आएगा ऐसा, ये ऐसा. ठीक है. इसके बारे में अगर लिखना हो तो ये भी कैसा है? डाउनवर्ड. शेप कैसी है? कॉन्वेक्स. इट विल नेवर टचेस एक्स एक्सिस, नेवर टचेस वाई एक्सिस. क्यों नहीं टच करेगा? क्योंकि जीरो नहीं होगी इसमें कमोडिटी. इस बार जो टेबल बनाओगे 1 2 3 4 5, फिर टोटल करोगे सबसे ऊपर 15, 15 माइनस 1 14, फिर इस तरीके से बनेगी वो. ठीक है. उसमें तो जीरो से शुरू किया था, 0 1 2 3 4 5. इसमें ऐसा नहीं. सही है. बताओ जी डाउनवर्ड क्यों होता है? फिर से कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स. कॉन्वेक्स क्यों है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस. इस बार उसमें इंक्रीजिंग था एमओसी, इसमें डिक्रीजिंग क्या है? एमआरएस. डिक्रीजिंग एमआरएस का मतलब क्या है? एमआरएस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. वो रेट जिसपे एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करा जाएगा विद अनदर कमोडिटी. ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? एमआरएस. ठीक है. इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड होता है, कॉन्वेक्स होता है. हाइयर इंडिफरेंस कर्व, जितना इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा उतना क्या होगा? हाइयर सेटिस्फैक्शन होगा. एंड टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये मेन 4 प्रॉपर्टी हैं. इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग. शेप कैसी है? कॉन्वेक्स. जितना ऊपर उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन. और दो इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. इंडिफरेंस कर्व कैन नीदर टचेस एक्स एक्सिस नॉर टचेस वाई एक्सिस. एक्स को टच कर देगा तो वाई वाला 0, वाई को टच कर देगा तो एक्स वाला 0. वो पॉसिबल नहीं. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. याद रहेगा. चलो भाई बहुत बढ़िया. इंडिफरेंस मैप क्या होता है? फटाफट बताओ. बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व. बिल्कुल सही बोला. इंडिफरेंस मैप का मतलब एक ऐसा कर्व विच इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स. इसको क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स. जिसपे आईसी, आईसी1, आईसी2 एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व्स होंगे, उसको बोलेंगे इंडिफरेंस मैप. ठीक है. ये हो गया इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस कर्व. एमआरएस, जिस रेट पे एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करोगे दूसरे से. ठीक है. अब आ गया बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. हमेशा कैसा होगा? कॉन्वेक्स, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस. स्लोप्स कैसा होगा? बिकॉज ऑफ कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन. जितना हाई इंडिफरेंस कर्व उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक preference. And two indifference curve never intersect each other because two curves cannot show same level of satisfaction. दो कर्व पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता. ठीक है. इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज ही आनी है पेपर में. ध्यान रखना. डेफिनेशन कम आती है, प्रॉपर्टी ज्यादा आती है. प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए. पीपीसी दोनों एक्सिस को टच करता है, इंडिफरेंस कर्व दोनों एक्सिस को टच नहीं करता. अब आ जाते हैं बजट पे. बजट में बेटा सिंपल सा है. बजट क्या है? एक ऐसी लाइन जो ये बताएगा आप अपनी इनकम में कितना सामान खरीद सकते हो. ठीक है. बजट लाइन क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस. इसमें बजट लाइन कैसी होती है? जल्दी से बताओ. बजट लाइन बच्चों हमेशा होगी ऐसी, स्ट्रेट लाइन, और दोनों एक्सिस को टच करेगी. ये ध्यान रखना. ठीक है. तो बजट लाइन इस तरीके से. अब इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई, इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो आपने क्या करी है? फुल्ली स्पेंड करी है. सारा पैसा आपने खर्च करा है. अगर कोई चीज बजट लाइन के अंदर है वो क्या बता रहा है? अंडर स्पेंडिंग. वो क्या बता रहा है? अंडर स्पेंडिंग. इसका मतलब अभी आप अपना सारा पैसा खर्च नहीं कर रहे हो. और अगर कोई पॉइंट बाहर है, यहाँ पे एक्स अनअटेनेबल, यहां पे हम पहुंच ही नहीं सकते, मेरे बजट से बाहर है ना भाई. मेरा बजट जब एबीसीडी तक है तो एक्स तक कैसे पहुंचूंगा? पहुंच ही नहीं सकता. सही हुआ. ये ध्यान रखना. बजट लाइन के बारे में बताओगे तो ये कैसा होता है? डाउनवर्ड. और दूसरा कैसा लाइन है? स्ट्रेट लाइन है. डाउनवर्ड क्यों है? फिर से बिकॉज ऑफ
इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। और स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्राइस रेशो। इसका जो स्लोप होता है ना बेटा, वो प्राइस रेशो होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई, वो हर बार कांस्टेंट रहता है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन होता है। सही है। एक चीज इको में हमेशा ध्यान रखना, ये जितने भी चीजें होती है ना, एमओसी, एमआरएस, प्राइस रेशो, ये हमेशा स्लोप बताती हैं कर्व्स का। ये कभी भी इंक्रीजिंग अगर होंगी, कभी भी ये इंक्रीजिंग होगी तो कर्व कैसा बनेगा? कॉनकेव बनेगा। ये कभी भी डिक्रीजिंग अगर होगी तो कर्व कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा। और अगर ये कभी भी कांस्टेंट होंगी तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये चीज अपने पूरे इको में पकड़ के चलना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा ना बाबू, एमआरएस नहीं होता इसमें मानवीय, इसमें स्ट्रेट लाइन का सीधा सीधा काम प्राइस रेशियो का है। ठीक है, चलो भाई, बजट लाइन हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और हमेशा कैसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन। बजट सेट किसको बोलते हैं? बजट सेट। देखो बजट लाइन हमने लिया था P1 X1 प्लस P2 X2 शुड बी इक्वल टू इनकम, है ना? यानी बजट सेट में देखो P1 क्या है? प्राइस ऑफ वन, X का मतलब जितनी कॉमोडिटी खरीदी X, P2 प्राइस ऑफ टू, X2 मतलब जो कॉमोडिटी नंबर 2 खरीदी, ये हमेशा इनकम के बराबर होगा। बजट सेट में कम भी हो सकता है, यानी आप अंडर स्पेंडिंग भी कर सकते हो, यानी P1 X1 प्लस P2 X2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू इनकम। ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि एक एप्पल जो है वो 4 रुपए का है और एक बनाना जो है वो 2 रुपए का है। मेरी इनकम 20 है। मेरी इनकम कितनी है? 20। तो ये ध्यान रखना बेटा, बजट लाइन में हमेशा 20 रुपए पूरे खर्च होंगे, ऑलवेज। तो बजट लाइन का पहला कॉम्बिनेशन, अगर मैंने 5 एप्पल खरीद लिए तो बनाना कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि पूरे 20 रुपए खर्च कर लिए। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, वो हमेशा पूरा 20 रुपए खर्चा करके बनेंगे। लेकिन बजट सेट में कम भी हो सकते हैं। बजट सेट में मैं ऐसा भी कर सकता हूं, एक एप्पल खरीदा, एक बनाना खरीदा, अब बताओ कितना खर्चा होगा? 4 + 2 कितना? 6। क्या इनकम से कम हो गया? तो ये बजट लाइन में पॉसिबल नहीं है, बजट सेट में ये पॉसिबल है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि इस तरीके से आपको दे दे और आपको बोले कि इससे 10 कॉम्बिनेशन बना दो बजट सेट के, बना दोगे? 20 से कम बनाना, 20 वाले भी आएंगे, 20 वाले भी आएंगे और 20 से कम वाले भी आएंगे, सब बन जाएंगे। लेकिन बजट लाइन में सारे 20 वाले आएंगे, जिसमें टोटल आप 20 रुपए स्पेंड करो। ठीक है, ये दोनों में फर्क होता है। चलो भाई, इसके बाद ये कर्व, ये टीयू और एमयू का एक रिलेशनशिप है, ये तो बस वैसे ही आपको देखना है। ये लॉ ऑफ डीएमयू का कर्व हो गया। सही है जी। ये हमारा इंडिफरेंस मैप, ये इंडिफरेंस कर्व, इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा, नीचे बन गया। सही है। ये हमारी बजट लाइन हो गई। बजट लाइन राइट में भी जा सकती है, लेफ्ट में भी जा सकती है। राइट में कब जाएगी? इनकम बढ़ जाए या प्राइस कम हो जाए। लेफ्ट में कब आएगी? इनकम कम हो जाए या प्राइस, और एक एक कॉमोडिटी में बढ़ेगी तो एक तरफ से रोटेट हो सकती है। ये आता है हमारे पास आखिरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। 100% एग्जाम में आएगा, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? देखो ये क्या था, ये कौन सी अप्रोच थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? कार्डिनल या फिर मार्शल? अभी क्या बता रहा हूं मैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कौन सी अप्रोच? ऑर्डिनल या फिर हिक्सियन। इसको ऑर्डिनल या फिर हिक्सियन अप्रोच भी बोलते हैं। इसके अंदर दो चीजें पकड़ लेना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 चीजों से पता लगेगा, क्या क्या? बजट लाइन एंड इंडिफरेंस मैप। 2 चीजें पकड़नी है, बजट लाइन और इंडिफरेंस मैप। तो सबसे पहले क्या बनाना? सबसे पहले आप बनाना वहां पे इंडिफरेंस मैप। भाई ऐसा बनाना, ये 1, ये 2, ये 3, IC1, IC2, IC3। फिर आप इस तरीके से एक बजट लाइन बनाना जो बिल्कुल इसको टच करके जाए। ये बजट लाइन हो गई A और B। फिर आप एक पॉइंट ये बना देना, एक पॉइंट ये बना देना, एक पॉइंट ये बना देना। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहां पे होगा? यहां पे। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्यों है भाई यहां पे? कंज्यूमर तो इक्विलिब्रियम पे यहां भी हो सकता है, पॉइंट P पे। ये E पे ही क्यों है? क्योंकि हम बोलेंगे P उसकी इनकम से बाहर है। और मैं बोलूं कि यहां पे भी हो सकता है पॉइंट Q पे,
तो यहाँ पे क्या बोलूंगा कि यहाँ पे वो अपना पैसा पूरा खर्च ही नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहां से हो जाएगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तो तब होगा ना जब जितना पैसा है सब खर्च कर दिया और फुल सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है। तो दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए कि वो चीज मेरे बजट में भी हो और मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी दे। अब इंडिफरेंस मैप का स्लोप किसको बोलते हैं हम? इंडिफरेंस मैप का स्लोप होता है एमआरएस। अभी इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा ना एमआरएस, वहां पे डिक्रीजिंग आया था, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बना था। और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? पी एक्स अपॉन पी वाई, प्राइस रेशो जो कांस्टेंट होता है। तो इसकी कंडीशन क्या बनती है? इसकी कंडीशन बनती है एम आर एस एक्स वाई किसके बराबर होना चाहिए? ये याद रखना है, ठीक है? एम आर एस एक्स वाई शुड बी इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। अब एग्जामिनर पूछेगा एम आर एस एक्स वाई अगर ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई हुआ, इसका क्या मतलब है? और अगर एम आर एस एक्स वाई लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई हुआ, इसका क्या मतलब है? इसमें ध्यान रखना, इसमें कंजम्पशन ऑफ एक्स बढ़ाएंगे, इसमें कंजम्पशन ऑफ वाई बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है? कंजम्पशन ऑफ एक्स बढ़ाएंगे, एक में कंजम्पशन ऑफ वाई बढ़ाएंगे। कंजम्पशन एक्स बढ़ाने से इसका सेटिस्फेक्शन क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, और हम तब तक देखेंगे जब तक ये इसके बराबर नहीं आ जाता। और ऐसे ही इसमें भी यहाँ पे पहुंचना है, ये मैंने तुमको पूरा समझाया हुआ है। एक्चुअल में इसका कंजम्पशन से लेना देना नहीं होता, एक्चुअल में इसका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से लेना देना होता है। यहाँ पे ग्रेटर देन होने का मतलब है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड। कि अगर मार्केट में वाई का एक कमोडिटी बढ़ेगा या एक्स का एक कमोडिटी बढ़ेगा, 4 सेक्रीफाइस करके वाई के, मैंने क्या बोला? अगर एक्स का एक बढ़ाना है तो वाई के कितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? 4, ठीक है? लेकिन जो कंज्यूमर है वो ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। वो बोल रहा है कि भैया एक्स का एक बढ़ाने के लिए मैं कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं? 5 सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन रिक्वायर्ड कितना है? सिर्फ 4, ठीक है या नहीं है? तो इसको बोलते हैं एमआरएस ज्यादा है, यानी जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एक्स में। वो बोल रहा है कि एक्स का एक यूनिट बढ़ाने के लिए मैं वाई के 5 सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जब एक बढ़ जाएगा, क्या वो अगली बार भी उतना ही सेक्रीफाइस करेगा? अब तो कम करेगा ना, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गया, तो उसका एक्स से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो अगली बार वो कम कर देगा, अगली बार वो 4 सेक्रीफाइस करेगा। जैसे ही 4 करेगा, क्या बराबर आ जाएगा जितना रिक्वायर्ड है? उसके बराबर पहुंच गया या नहीं पहुंच गया? इसमें कम कर रहा है वो सेक्रीफाइस, क्योंकि उसको इतना सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रहा। तो इसमें कंजम्पशन ऑफ वाई बढ़ाएगा, उससे सेटिस्फेक्शन ऑफ वाई क्या होने लगेगा? कम, और वो यहां पे पहुंच जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है? कार्डिनल में वो लिख के आना है सिंगल कमोडिटी टू कमोडिटी, और ऑर्डिनल में ये लिख के आना है एमआरएस वाला, ये और इसका कर्व ये है। याद रहेगी ये बात, भूलोगे तो नहीं। 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डिनल, इंडिफरेंस कर्व और ये कार्डिनल। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से कर जाओ, मान के चलना 6 से 10 नंबर के 3 सवाल आएंगे। बढ़िया, ठीक है जी, आगे चलें। खत्म हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तीसरा चैप्टर कौन सा है? डिमांड, ठीक है? ये इजी है, ये आसान है। जल्दी बताओ डिमांड क्या होता है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। 2 प्रकार की डिमांड कौन कौन सी? एक कंज्यूमर की बात करूंगा, इंडिविजुअल। एक से ज्यादा की बात करूंगा, मार्केट। बहुत बढ़िया। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फॉर एक्स इज रिलेटेड विद बहुत सारी चीजें। कौन कौन सी चीजें? जैसे प्राइस ऑफ एक्स, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऐसे बहुत सारी चीजें है ना। जब भी हम इस तरीके से लिख देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डिमांड फंक्शन। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। कितने फैक्टर होते हैं? पी, पी आई, टी, एस, एफ। पी का मतलब प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, अगला पी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एस, एफ बढ़िया प्राइस के साथ कैसा रिलेशन? प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम हो जाएगी, यानी प्राइस के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। बेटा कोई भी चीज महंगी होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, सस्ती होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। रिलेटेड गुड कितने प्रकार के होते हैं? एक सब्स्टिट्यूट, एक कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट कौन से हैं? जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। टी कॉफी सब्स्टिट्यूट, कोका कोला पेप्सी सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं होंगे। अब
फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, यानी जो मेरा रिलेटेड गुड है ना दूसरा, उसके प्राइस से मेरी डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी अगर प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ता है तो टी पे क्या इंपैक्ट आता है? डिमांड बढ़ जाएगी टी की, है ना भाई। कॉफी महंगी होगी तो लोग कॉफी छोड़ के चाय पे आ जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूट में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। कॉफी महंगी होगी तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा रिलेशन है? इनवर्स, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट में रिलेशन डायरेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री में रिलेशन इनवर्स है। इनकम की जब बात करते हैं, अगर वो नॉर्मल गुड है, कौन सा गुड है? नॉर्मल, तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन अगर वो इंफीरियर गुड है, इंफीरियर सस्ते वाला, इनकम बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाए, क्योंकि अब हम सस्ते वाला क्यों ले भाई, इनकम बढ़ गई हमारी तो बढ़िया सामान लेंगे। ठीक है या नहीं है? तो ये फैक्टर, ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे सवाल जरूर आता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये याद रखना है। बाकी आसान है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कोई चीज आपकी टेस्ट में आ गई तो डिमांड, टेस्ट से गई तो डिमांड। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज डिमांड बढ़ेगी। फ्यूचर में महंगा होने वाला तो आज बढ़ेगा ना, डायरेक्ट रिलेशन। फ्यूचर में सस्ता होने वाला है तो आज डिमांड घट जाए। ठीक है बेटा। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा, जनसंख्या कम तो डिमांड भी कम। सीजन वेदर, सीजन में आई तो डिमांड ज्यादा, सीजन से गई तो डिमांड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर जिस देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां डिमांड ज्यादा होगी, जिस देश में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वहां डिमांड कम होगी। उसका कारण है कि ऐसा देश जहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड सिर्फ रिच करते हैं, पुअर तो करता ही नहीं। जहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सब करेंगे। ठीक है, चलो भाई। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जहां इंडिविजुअल डिमांड को रिलेट करेंगे फैक्टर से। मार्केट डिमांड फंक्शन, जहां मार्केट डिमांड को रिलेट करेंगे। लो जी, अब आया हमारे पास इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, डिमांड शेड्यूल और कर्व में क्या फर्क होता है? शेड्यूल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है, जब भी टेबल बना के दिखा देंगे तो शेड्यूल बोल देंगे, कर्व बना देंगे तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर्स सिटरस पेरिबस। सिटरस पेरिबस मतलब कीपिंग अदर फैक्टर्स। वेरी गुड, क्या बात है। assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सिटरस पेरिबस, यही assumptions है। अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, याद रखना है। assumptions क्या है? अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। चलो जी, लॉ ऑफ डिमांड में क्या क्या हमको समझ में आता है? रिलेशनशिप कैसा, ये कैसा लॉ है? कोई भी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राइस 20% घटा तो डिमांड 20% बढ़ेगी, वो कुछ भी बढ़ सकती है। कोई कांस्टेंट रिलेशनशिप नहीं है। और ये कैसा लॉ है? ये प्राइस का इंपैक्ट बताता है किस पे? डिमांड पे। ये डिमांड का इंपैक्ट प्राइस पे नहीं बताता। ये प्राइस से डिमांड बताता है, डिमांड से प्राइस नहीं बताता। वन साइडेड है। रीजंस पक्का पेपर में आना है लॉ ऑफ डिमांड से। रीजंस हमने याद करे थे, लॉ ऑफ डीएमयू, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एडिशनल कस्टमर, डिफरेंट यूजेस, है ना। लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता था कि भैया प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर उसको कम कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसको लगेगा यार ये तो महंगा है, इसमें तो मजा आ नहीं रहा, तो अपने आप क्या होने लगेगा? डिमांड कम होने लगेगी। सब्स्टिट्यूशन बोलता है कि एक चीज महंगी होती है तो फिर इंसान उसके सब्स्टिट्यूट पे चला जाता है, उसको नहीं खरीदता, इसीलिए भी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इनकम क्या बोलता है? प्राइस कम होने से आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है। बेटा यहां ध्यान रखना, मनी इनकम पे नहीं है ये पॉइंट, किसके ऊपर है? रियल इनकम पे। भाई पेन का पैकेट जो है, फॉर एग्जाम्पल एक पेन 5 रुपए का है, 5 पेन खरीदू तो 25 के, लेकिन अगर वो 20 रुपए के आने लगे तो फिर आप 5 पेन ले आओगे ना 20 रुपए के। क्यों? क्योंकि अब इस बार आपको प्राइस कितना बढ़ रहा है? 4 रुपए बढ़ रहा है। तो प्राइस कम होने की वजह से आप 5 पेन ले आए, जबकि वैसे आप 4 लेते अगर 5 रुपए का एक होता तो ये प्राइस कम होने से आपकी क्या बढ़ी? रियल इनकम बढ़ी। रियल इनकम बढ़ गई ना। जैसे मैंने बोला कि एक पेन 5 रुपए का है, आपकी इनकम है 20 रुपए, ठीक है, तो कितने पेन लाओगे? 4। अब मैं बोलूंगी ये 5 से घट के 4 रुपए का पेन हो गया, अब कितने आ जाएंगे? 5। इनकम तो आपकी अभी भी 20 ही है, लेकिन प्राइस कम होने से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं रियल इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। ठीक है। एडिशनल कस्टमर क्या है? जब प्राइस कम होगा तो बहुत सारे लोग जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो अब क्या कर सकते हैं? अफोर्ड कर सकते हैं, डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही डिफरेंट यूजेस। ठीक है, जब सस्ता होगा तो आप हर यूज उसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है। अगर हम डिमांड कर्व बनाएं तो डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है? कैसा बनेगा डिमांड कर्व?
अगर डिमांड कर्व बनाओगे तो बेटा कैसा बनेगा, ये, इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब ध्यान रखना इस डिमांड कर्व में हमें दो चेंजेस देखने को मिलते हैं। दो प्रकार के चेंजेस हैं बेटा जो इसमें देखने को मिलेंगे। देखो जरा इधर चेक करो, दो प्रकार के चेंजेस कैसे हैं, ये डिमांड कर्व है। एक तो मैं बोल रहा हूं कि इसी डिमांड कर्व पे ए से बी की तरफ जा रहे हैं या ए से सी की तरफ जा रहे हैं, और ये डिमांड कर्व या पूरा का पूरा इधर चला गया, और ये डिमांड कर्व या पूरा का पूरा इधर आ गया, है ना। तो ये जो ए से बी, बी से सी है, इसको क्या बोलते हैं हम, मूवमेंट। और जो पूरा पूरा कर्व जा रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, शिफ्ट। जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। शिफ्ट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। बेटा इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट। तो मूवमेंट कब होगा, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और शिफ्ट कब होगा, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। मूवमेंट जब होगा तो हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, शिफ्ट जब होगा तो हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। ये चीज ध्यान रखनी है। और जो मूवमेंट इस तरीके से राइटवर्ड हो रही है, राइटवर्ड, इसको हम बोलते हैं, कौन सा मूवमेंट है ये, एक्सपेंशन। और जो लेफ्टवर्ड हो रही है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट इधर हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज, इधर हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज। ये ध्यान रखना है, मूवमेंट में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्ट में इंक्रीज डिक्रीज, याद रहेगी ये बात। ठीक है, एक्सपेंशन नीचे की तरफ, कॉन्ट्रैक्शन ऊपर की तरफ। मैं तुम्हें एक सिंपल सा फंडामेंटल बताता हूं, हमेशा राइट में चीजें बढ़ती हैं, लेफ्ट में कम होती हैं, ये दिमाग में रखना। कहां पे बढ़ती हैं, राइट में, लेफ्ट में कम होती हैं। अब देखो जैसे ए पे हूं मैं, बढ़ेगा तो मैं राइट में जाऊंगा, इसका राइट कौन सा होगा, सी की तरफ, और लेफ्ट कौन सा होगा, बी की तरफ। तो एक्सपेंशन हमेशा राइट में, क्योंकि बढ़ना राइट में और घटना लेफ्ट में, तो कॉन्ट्रैक्शन इधर होगा। ऐसे इधर पूरा का पूरा कर्व अगर राइट में शिफ्ट होगा तो इंक्रीज, लेफ्ट में आएगा तो डिक्रीज। ये दिमाग में रखना, इससे कभी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। तो बढ़ना तो राइट में ही बढ़ेगा, तो पॉइंट भी नीचे की तरफ ही तो राइट आएगा भाई, और ऊपर की तरफ आएगा तो लेफ्ट में जा रहा है तो कम हो रहा है। तो ऊपर कॉन्ट्रैक्शन, नीचे एक्सपेंशन। राइट में गया तो इंक्रीज, इधर आया तो डिक्रीज। इंक्रीज है तो वो अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ी है, डिक्रीज है तो अदर फैक्टर की वजह से कम हुई है। एक्सपेंशन है तो प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ी है, कॉन्ट्रैक्शन है तो प्राइस की वजह से डिमांड कम हुई। ठीक है बेटा, ये मेन चीज है, डिमांड हमारा समाप्त। डिमांड में यही है, मूवमेंट और शिफ्ट। अच्छा ये रह गया एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। कौन कौन सी चीजें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड के बाहर है, गिवन गुड्स, स्टेटस सिंबल गुड्स, फियर ऑफ शॉर्टेज, इग्नोरेंस, फैशन रिलेटेड, है ना। सस्ते वाले गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, स्टेटस सिंबल पे भी काम, कितना ही प्राइस बढ़ा लो लोग डिमांड कम नहीं करते, क्योंकि उनका स्टेटस सिंबल है। अगर किसी चीज की आपको डर लग रहा है कि कमी होने वाली है, फियर ऑफ शॉर्टेज, आपको लग रहा है कम होने वाला है, तो महंगा भी बिकेगा, है ना। फैशन वाली चीजों पे भी आपको पता है फर्क नहीं पड़ता, लोगों को फैशन है तो लेना है, सस्ता हो या महंगा हो। ठीक है, इसी तरीके से नेसेसिटीज, इसी तरीके से चेंज इन वेदर। एक्सपेंशन बढ़ा दिया मैंने आपको, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया, इंक्रीज बता दिया, डिक्रीज बता दिया। सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री हम पहले देख चुके हैं, राइट। उसके बाद बेटा नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स भी आपको पता है। क्रॉस डिमांड किसको बोलते हैं, जब हमारी डिमांड चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको कौन सी डिमांड बोलते हैं, क्रॉस डिमांड। कितने प्रकार की डिमांड है, ये सिर्फ तीन याद रख लो, प्राइस जो प्राइस से चेंज हो, इनकम जो इनकम से चेंज हो, क्रॉस जो रिलेटेड गुड्स से हो। ज्वाइंट कौन सी होती है, जिनकी एक साथ डिमांड चलती है, उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिमांड। जैसे टीवी का रिमोट खरीदोगे तो उसके सेल भी साथ में ही खरीदोगे भाई, बिना सेल के वो बेकार है। तो ऐसी जो दो दो चीजें एक साथ चलें उनको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डिमांड। ठीक है, वैसे इसमें तीन बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। कर्व्स हमने देख लिए जी, डिफरेंसेस हमने देख लिए जी। अब आ जाओ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में मेन चीज क्या है, कितने प्रकार की इलास्टिसिटी होती है, जल्दी से बताओ कितने प्रकार की इलास्टिसिटी होती है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5। देखो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, और ये आ गया 5। फ्लैटर द कर्व,
मोर इज द इलास्टिसिटी। जितना फ्लैट होगा उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, तो ये आ जाएगा ईडी इंफिनिटी, ये आ जाएगा ईडी 0, ये आ जाएगा ईडी 1, ये आ जाएगा ईडी, ये आ जाएगा ईडी लेस देन 1। ठीक है, 1 कब होता है? जब जितना प्राइस में चेंज है उतना ही डिमांड में चेंज है, बराबर बराबर। जितना प्राइस बढ़ा उतना ही डिमांड घटा, बिल्कुल बराबर बराबर चेंज। मोर देन 1 कब होता है? जब डिमांड में चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइस। इनफाइनाइट कब होता है? जब डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज है और प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं है। लेस देन 1 कब होता है? जब प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज थोड़ा सा है। और 0 कब होता है? जब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज है और डिमांड में चेंज है ही नहीं, तो होता है 0। ठीक हो गया। 5 प्रकार की इलास्टिसिटी है। 1 को बोलते हैं यूनिटरी, इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, 0 को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, ये होता है इलास्टिक या हाईली इलास्टिक, ये होता है लेस इलास्टिक। ठीक है, परफेक्ट 5 प्रकार की होती है। फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो परसेंटेज मेथड में क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेट की बात करें तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, और ये हमेशा किस में आएगी? नेगेटिव में। नेगेटिव क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड इलास्टिसिटी इज यूनिट फ्री, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है बेटा, बस यही है इसके अंदर। कुछ फैक्टर्स हमने पढ़े थे, फैक्टर हमने पढ़े थे जो इलास्टिसिटी को इंपैक्ट करते हैं, है ना। अब इसमें ध्यान रखना है, जिसमें चेंज होगा वो इलास्टिक, जिसमें चेंज नहीं होगा वो लेस इलास्टिक। अब नेचर ऑफ कमोडिटी में हमने पढ़ा था कि वो नेसेसिटी है, लग्जरी है या कंफर्ट है। अगर नेसेसिटी होगा तो लेस इलास्टिक, लग्जरी होगा तो मोर इलास्टिक, कंफर्ट होगा तो हाईली इलास्टिक। ठीक है, ऐसे ही सब्स्टिट्यूट है या नहीं है? जिसके सब्स्टिट्यूट है वो मोर इलास्टिक, क्योंकि लोग चेंज कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूट नहीं है तो लेस इलास्टिक। इनकम लेवल, अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो तो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लेस इलास्टिक। कम पैसा कमाते हो तो मोर इलास्टिक। ऐसे ही लेवल ऑफ प्राइस, कोई चीज बहुत ही सस्ती है, माचिस की डिब्बी 1 रुपए की 80 पैसे की होगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सस्ती है तो लेस इलास्टिक, ज्यादा प्राइस किया तो मोर इलास्टिक। ऐसे ही है, कुछ फैक्टर्स थे, कोई भी 6 याद रख लेना। ठीक है, चलो भाई, ये सब हमने पढ़ लिया था। इलास्टिसिटी हो गया। अब आ गया हमारे पास प्रोडक्शन। अब क्या आ गया हमारे पास? प्रोडक्शन। बस 10 मिनट और लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, मुझे पता है तुम थक गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, आदत डालो। 12th में आ जाओगे फिर तो और पढ़ना पड़ेगा, अभी से क्या थकना बेटा। आओ जी, जल्दी जल्दी से करते हैं। प्रोडक्शन और इसके बाद कॉस्ट। चलो अच्छा, प्रोडक्शन तो निपटाओ, है ना। आओ जी, प्रोडक्शन क्या होता है जल्दी से बताओ। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। अच्छा, प्रोडक्शन में बेटा सबसे पहले हमने 4 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरिएबल, फिक्स्ड। शॉर्ट रन कौन सा रन है? जिसके अंदर सारे फैक्टर चेंज नहीं कर पाओगे, कुछ चेंज होंगे कुछ चेंज। अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर चेंज हो जाएंगे बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर। लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, शॉर्ट रन में सम आर फिक्स सम आर वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं? विच कैन चेंज इन शॉर्ट रन। और फिक्स कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। उसको हम कौन से बोल देते हैं? फिक्स फैक्टर। ठीक है या नहीं है? परफेक्ट। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 3 तरीके का, जैसे यूटिलिटी 3 तरीके की होती थी, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज कैसे निकालोगे? टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और मार्जिनल कैसे निकालोगे? डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो पक्का पेपर में आएगा 100%, जिसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लो जी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाना, मस्त पेपर में आना ही आना है। बताओ जी, टीपी और एमपी का कर्व बनेगा। टीपी कैसा होता है? इस तरीके से। ठीक है, जहां पे ये मैक्सिमम है वहां पे एमपी क्या होगा? 0। यहां से जाएगा, तो यहां से हम बना देंगे, लो जी, ये हमने क्या बना दिया? एमपी बना दिया। इसको थोड़ा और घुमा देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा, अरे
फिर हम टच कैसे करें, हमें यहां मिलाना है इसको। लो जी, अब ठीक है, ये बन गया टीपी और एमपी। तो इसमें 3 फेज है, देखो एक तो फेज यही है, एक यहां से बनाना जहां से इसका मैक्सिमम होगा, यहां से जहां से ये अपना शेप चेंज करे यार। तो ये आपका पहला फेज होता है, ये आपका सेकंड फेज होता है, ये आपका थर्ड फेज होता है। पहले फेज में हम क्या बोलते हैं कि एमपी बढ़ रहा होता है तो टीपी भी बढ़ रहा होता है। इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तेजी से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ठीक है, दूसरे में एमपी गिर रहा होता है तो टीपी थोड़ा धीरे बढ़ेगा, इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। इसमें क्या होता है, अच्छा इसमें क्या होता है, टीपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है, टीपी बढ़ेगा लेकिन स्लो रेट से बढ़ेगा और एमपी क्या होने लगेगा, फॉल होने लगेगा। फिर टीपी मैक्सिमम तो एमपी जीरो। अभी इसका कोई फेज नहीं है, ये वैसे ही एक पॉइंट आया बीच में जहां पे टीपी मैक्सिमम हो गया, एमपी जीरो हो गया। उसके बाद क्या होगा, टीपी फॉल होने लगेगा और एमपी बिकम्स नेगेटिव। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। पहले वाला इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरे वाला डिमिनिशिंग रिटर्न, तीसरे वाला नेगेटिव रिटर्न। इसमें क्या क्या हो रहा होता है याद रखना है, पहले में दोनों बढ़ेंगे, दूसरे में एमपी गिरेगा, टीपी स्लोली बढ़ेगा, तीसरे में एमपी नेगेटिव हो जाएगा, टीपी गिरने लगेगा। एक प्रोड्यूसर कहां ऑपरेट करेगा, सेकंड फेज, वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाएगा। मैक्सिमम पोटेंशियल ये है, यहां पे टीपी मैक्सिमम है, यहां तक जाएगा एक प्रोड्यूसर, याद रखना है हमेशा। अ प्रोड्यूसर विल एम टू ऑपरेट इन सेकंड फेज, क्योंकि यहां पे टीपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसके बाद इसके रीजंस में पहले वाले फेज में लिखो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरी सिंपल, 2 पॉइंट याद रखना, पहले फेज में फिक्स फैक्टर भी बढ़िया यूज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल फैक्टर भी बढ़िया यूज हो रहा है। फर्स्ट फेज का रीजन, सेकंड फेज का रीजन, एक तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हो गया और अब ये बन गए इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। दूसरे में क्या बोलेंगे, अब ये क्या बन गए, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तीसरे फेज का रीजन पुअर कॉम्बिनेशन, उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो चुका है, पुअर हो चुका है, एंड शॉर्टेज ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर कैसा पड़ गया, शॉर्ट पड़ गया। ये दो रीजन आपको याद रखने। ठीक हो गया, पहले वाले में क्या लिखोगे, वेरिएबल फैक्टर भी और फिक्स्ड फैक्टर भी, दोनों का यूज कैसा हो रहा है, बेटर हो रहा है। दूसरे में क्या लिखोगे, एक तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे पहुंच गए यानी बेस्ट कॉम्बिनेशन पे पहुंच गए, और एक दूसरे के क्या बन गए, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। और तीसरे में क्या बोलोगे बच्चों, पुअर कॉम्बिनेशन हो गया और शॉर्टेज होगी किस चीज की, फिक्स फैक्टर। ये लिख के आना है, सब डिटेल में पढ़ा हुआ है, रिवीजन मस्त होता है अगर आप अच्छे से करो। चलें जी आगे, खत्म, बस इसमें और कुछ है ही नहीं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लो जल्दी से देखो, इट स्टेट्स दैट क्या, एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली one input keeping other inputs, TP initially increases at, then at, finally at a negative rate। फिर कुछ assumptions थे, ये हम short run में पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम सारे fixed inputs consider करते हैं, combinations अलग अलग बना के चलेंगे, production में चलता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एमपी का बिहेवियर बताना हो। तो ध्यान से देखना, एग्जाम में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आया या डिमिनिशिंग रिटर्न आया, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये रीजंस हैं, रीजंस मैंने आपको बता दिए, दो याद रखना, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इसके अंदर लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड पुअर कोऑर्डिनेशन। ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताओ जरा फटाफट से, जल्दी से बताओ, अगर मैं आपको बोलूं ये कि एक ऐसा कॉस्ट जो चेंज ही नहीं हो रहा, ये रह रहा है सेम, कौन सा कॉस्ट है ये, फिक्स कॉस्ट। जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगा वो कौन सा कॉस्ट होता है, इसको बोला टोटल फिक्स कॉस्ट। ये कौन सा बन गया, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब मैं बोलूं कि एक कॉस्ट ऐसे चल रहा है, ऐसे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ दे दो, टोटल कॉस्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो फटाफट से, टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप कैसा है, शेप कैसा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। इन दोनों का शेप कैसा है, इनवर्स एस। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज होगा, टोटल कॉस्ट इन दोनों का सम होता है। ठीक है, ये दोनों हमेशा पैरेलल क्यों चलते हैं, टीसी और टीवीसी, वाई पैरेलल,
y पैरेलल, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में है TFC, जो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको टोटल कॉस्ट बोलते हैं। तीन टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड, टोटल वेरिएबल और टोटल। ठीक है, एवरेज निकालूं अगर तो बताओ जल्दी से, अरे निबट जाएगा 5 मिनट में। ये बताओ कौन सी कॉस्ट है, ये कौन सी है, सोच के बताना, ये कौन सी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये कौन सी है, इसका शेप कैसा है, यू नहीं है ये नालायको, यू है ये, पैराबोला ले आया निकाल के, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा जी, अब अगर हम यहां से एक कर्व बनाएं इस तरीके से, इसके मिनिमम पे कट होगा, इसको क्या बोलते हैं, एबीसी। ये कैसा है, यू शेप्ड। ये कैसा है, इसका कारण क्या होता था, इसका रीजन क्या है, यू होने का, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कॉस्ट में हर का रीजन क्या है, लॉ ऑफ, इन दोनों को जोड़ें तो कौन सा कर्व बनता है, एसी। इन दोनों को जोड़ें तो यहीं से शुरू होगा, ये ध्यान रखना। ये क्या बन गया हमारे पास, एसी। ये क्या बनेगा हमारे पास, एसी। ये इसका मिनिमम आ गया जी। ठीक है, बस ध्यान रखना कि इसका मिनिमम पहले आना चाहिए, इसका मिनिमम बाद में आना चाहिए। ये बन गया हमारे पास एसी। ये भी कैसा है, यू शेप। ये भी कैसा है, यू शेप। कारण क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ठीक है, फिक्स्ड में कितनी कॉस्ट थी, 3, नहीं टोटल में कितनी कॉस्ट थी, 3, टोटल फिक्स्ड, टोटल वेरिएबल और टोटल। एवरेज में कितनी, 3, एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल और एवरेज टोटल। लास्ट होती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऐसा होता है, ये भी यू शेप्ड ही है। मार्जिनल कॉस्ट भी एक कैसा कर्व है, यू शेप्ड। इसका कारण क्या है, एलवीपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब मार्जिनल की छोटी छोटी सी दो बातें हैं, फिर चैप्टर आपका समाप्त। मार्जिनल हमेशा जिस भी कर्व को कट करेगा उसके मिनिमम पे कट करेगा, और मार्जिनल के पीछे पीछे सारे शेप सारे कर्व जाते हैं। जैसे ये हमने बनाया ए वी सी और ये हमने बनाया ए सी, ये इसका मिनिमम, ये इसका मिनिमम, मार्जिनल इनको यहां से कट करके जाएगा, ऐसा यहां से कट करेगा। ठीक है, तो मार्जिनल हमेशा एवीसी और एसी को कहां पे कट करेगा, उनके मिनिमम पे। जब ये गिर रहा है तो ये दोनों भी गिर रहे हैं, ये बढ़ रहा है तो ये दोनों भी बढ़ रहे हैं, इनके पीछे पीछे चलता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये पेपर में आती है, एमसी एसी एवीसी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये एसी एवीसी और एएफसी, और लीस्ट इंपॉर्टेंट ये टीएफसी टीसी टीवीसी। कुछ टीचर्स ये भी देते हैं क्योंकि ये सबसे आसान है। ठीक है जी, लो जी, बस समाप्त, तुमने पढ़ लिया ना करते करते। बताओ कॉस्ट क्या होता है फटाफट से, 5 मिनट और प्लीज प्लीज प्लीज, 5 मिनट बेटा। जो काम, देखो मेरा पेपर तो है नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए करा रहा हूं, है ना। बताओ फटाफट से, कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंड। बस 5 मिनट और दे दो, जहां इतनी देर लगाई है, ओनली 5, पक्का 6 मिनट भी नहीं करूंगा। देखो तुम्हारे सामने टाइम है, 6:09 दिख रहे होंगे तुमको ऊपर, वहां 10 हो गए, चलो 15 पे छुट्टी, बिल्कुल सिर्फ 5 लूंगा, पक्के 5। बताओ कॉस्ट क्या है, सम टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। दो प्रकार की कॉस्ट बेटा यहां ध्यान रखो, एग्जाम में आती है, प्लीज ध्यान से फोकस करेंगे, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। जहां भी मनी पेमेंट दूंगा वो एक्सप्लिसिट, जो मैंने बचा ली बच्चों वो इम्प्लिसिट। ठीक है, जैसे मेरे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड है, मैं उनको सैलरी देता हूं, एक्सप्लिसिट। मैं ही सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊं, इम्प्लिसिट। ठीक है, नहीं एक डॉक्टर के बाहर, कैबिन के बाहर कंपाउंडर है, उनको सैलरी देते हैं, एक्सप्लिसिट। वो खुद ही करने लगे वो काम, इम्प्लिसिट। ठीक है, एक टीचर ने घर पे अपने बच्चे को पढ़ा दिया, इम्प्लिसिट। सेविंग हो गई या नहीं हो गई, है ना। और बाहर उसकी ट्यूशन लगाई, कहीं पे पे करना पड़ा तो एक्सप्लिसिट। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले ही पढ़ा हुआ है, क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, टीएफसी पढ़ लिया। टोटल फिक्स कॉस्ट जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगा, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट पढ़ लिया। टोटल वेरिएबल जो आउटपुट के साथ चेंज
होगा, टोटल इन दोनों का सम। अब रिलेशनशिप मैंने आपको बताई हुई है, लिखाई हुई है, पढ़ाई हुई है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। एक यूनिट और प्रोड्यूस करोगे तो और कितना एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। फिर आया रिलेशनशिप बिटवीन एसी एमसी। एमसी वाले एसी वाले, ये लिखा ना मैंने, ये आखिरी वाला, ये एसी एमसी आ जाए, चाहे चाहे एमसी एवीसी आ जाए, चाहे तीनों आ जाए, इसी तरीके से बनेगा। एमसी नीचे तो एसी एवीसी भी नीचे, फिर वो एमसी कट करेगा उसके मिनिमम पे, फिर एमसी ऊपर तो एसी एवीसी भी ऊपर। ये 3 पॉइंट है। लो जी, बस और क्या था इसके अंदर, समाप्त है। बस आखिरी रुको, 15 पे कहा था ना, जब भी रिलेशनशिप एग्जाम में आएगी, जब भी रिलेशनशिप आएगी तो सबसे पहले क्या लिखोगे रिलेशनशिप्स में कि एक्स पे हमने क्या लिया, फिर क्या लिखोगे वाई पे हमने क्या लिया, फिर क्या लिखोगे हर कर्व की शेप कि वो कर्व कैसा है, और चौथे में फिर वो कितना गैप है, किसके बीच में क्या है, कौन सा पैरेलल है, कहां कट कर रहा है, जो कहानी समझ में आए सब लिख देना। ठीक है, रिलेशनशिप पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। कॉस्ट में कितने प्रकार के सवाल आते हैं, या रिलेशनशिप आएगा या फिर न्यूमेरिकल आएगा, फॉर्मूला बेस्ड। न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड आएगा? फॉर्मूला बेस्ड। जैसे टीसी किसका सम होता है? टीसी किसका सम होता है? टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, टीएफसी अगर आपको निकालना हो तो टीसी माइनस टीवीसी, निकालना हो तो टीसी माइनस टीएफसी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? डेल्टा टीसी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और टीसी का एक तरीका और, सम ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 आपके फुल्ली रिवाइज्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, आप झेल पाए हमें। 2 मिनट पहले छुट्टी, और बताओ मजा आ गया ना? 15 पे कहा था, 13 पे छुट्टी। ठीक है जी।